नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 9th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, वो है चैप्टर मोशन। हम लोग ने टॉपिक्स लिख दिए हैं जो आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, क्योंकि है क्या कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आजकल हो रहे हैं उसमें एनसीईआरटी ही पूछी जा रही है। चाहे आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देख लें या किसी और भी स्टेट बोर्ड या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देखेंगे तो उसमें एनसीईआरटी ही मेनली पूछी जा रही है। तो हम लोग ने वीडियो जो बनाएंगे कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि अगर आप स्कूल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी यहाँ प्रिपेयर हो जाएगी, और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर फैक्ट्स जो पूछे जाते हैं वो फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर आपको दे देंगे, और उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला अगर आप टॉपिक देखेंगे तो वो मोशन है। मोशन क्या होता है? बहुत सिंपल सी चीज़ है। जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन, ठीक है, अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन को एक जगह से दूसरी जगह बदलती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? मोशन कहा जाता है। तो सिंपल सा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम अ प्लेस टू अनदर, दैट वर्च्यू इज कॉल्ड मोशन। ठीक, मोशन जो दो तरीके के हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अब इसको समझने के लिए एक डायग्राम देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये कोई पाथ है, स्ट्रेट लाइन का पाथ हमने बनाया, ठीक, कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और ये डी हो गया। मान के चलिए ये 10 किलोमीटर है, सबके सब जो डिस्टेंस है वो 10-10 किलोमीटर की है। 10-10 किलोमीटर की ये तीनों डिस्टेंस थी। अब कोई पर्सन यहाँ से मान लीजिए चलना स्टार्ट किया ए पॉइंट से, और क्या हुआ कि उसने ए से बी तक गया तो उसको 1 घंटा लगा, बी से सी तक गया तो उसको फिर से 1 आवर लगा, और सी से डी तक गया तो फिर से उसको 1 आवर लगा। तो आप देख सकते हैं हर 10 किलोमीटर को कवर करने में, ए से बी तक हो, चाहे बी से सी तक हो, चाहे सी से डी तक हो, हर 10 किलोमीटर कवर करने में उसको जो टाइम लग रहा है वो बराबर का लग रहा है। कितना? 1 आवर लग रहा है। अब क्योंकि टाइम बराबर का जब भी लगता है इक्वल डिस्टेंस कवर करने में, तो उस कंडीशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, इसके बाद मान लीजिए पहला ए से बी तक गया था, 1 घंटा लगा था, लेकिन मान के चलते हैं कि बी से सी तक जाने में 2 घंटा लग गया, ठीक, और सी से डी तक जाने में मान के चलते हैं हाफ आवर लगा, मतलब 30 मिनट्स लगे। अब आप देख सकते हैं डिस्टेंस तो बराबर थी, सब में 10-10 किलोमीटर ही था, लेकिन कुछ जगह पे वो 1 घंटे में जा रहा है, कुछ जगह में वो 2 घंटे में पहुंच रहा है, और कुछ उतने ही डिस्टेंस पे वो आधे घंटे में पहुंच जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो यूनिफॉर्मली नहीं चल रहा है, उसकी स्पीड जो है या उसकी जो चाल है लगातार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक कंडीशन हमेशा याद रखिएगा कि बॉडी को स्ट्रेट लाइन में मूव करना ज़रूरी होता है। अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, जैसे सर्कुलर मोशन है, और सर्कुलर मोशन के साथ साथ अगर कहा जाए बॉडी की स्पीड सेम रह रही है, तो क्या वो यूनिफॉर्म मोशन होगा? तो आंसर है यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्पीड तो सेम रह रही होगी, लेकिन वेलोसिटी लगातार क्या हो रही होगी? चेंज हो रही होगी, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्शन में। और जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो हर पॉइंट पे बॉडी का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता चला जाता है। अभी हम लोग इसको देखेंगे आगे वेलोसिटी और स्पीड में। फ़िलहाल ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में आपको इतना ही अगर पता है तो काम बन जाएगा। इसके बाद देखिए अगला कहा गया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखिए डिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, जो टोटल पाथ कवर किया गया उसकी जो एक्चुअल लेंथ है उसको क्या कहा जाता है? डिस्टेंस कहा जाता है। और इनिशियल और फाइनल पॉइंट, जैसे मान लीजिए हमने इस जगह से स्टार्ट किया चलना, कुछ इस तरीके से हमने पाथ मान के चलते हैं कवर किया, ये इस तरीके का पाथ कुछ कवर किया। ये पॉइंट हमारा ए पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट है, और ये पॉइंट मान के चलते हमारा जेड पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। ठीक, मान लिया गया ये 1 किलोमीटर का था, ये 3 किलोमीटर का था, ठीक है, ये 2 किलोमीटर का है, और ये मान लेते हैं फिर से 1 किलोमीटर का है। ठीक, तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है जो एक्चुअल पाथ कवर की जा रही है, जो बॉडी एक्चुअल पाथ कवर कर रही है। अब एक्चुअल पाथ क्या है? पहले नॉर्थ गया, फिर ईस्ट गया, फिर साउथ गया, फिर ईस्ट गया। ठीक है, ये एक्चुअल पाथ है जो बॉडी कवर कर रही है। एक्चुअल पाथ जो बॉडी कवर करती है उसको क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। तो अब अगर मान लीजिए आपसे इसी क्वेश्चन में पूछें कि बताइए इस केस में डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस बहुत आसान है निकालना। क्या करिए? सारे पाथ को ऐड कर दीजिए। तो 1 + 3 4, 2 6 और 1 7, तो कितना किलोमीटर हो गया? 7 किलोमीटर यहाँ पर आपको एक्चुअल पाथ की लेंथ मिल जाएगी। लेकिन कठिन कब होता? जब इसी में एक नया टॉपिक दे दिया जाता डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पर आपको 2-3 बातें और पहले बता दें आपको हम कि यहाँ पर जो यूनिट है याद रखिएगा, चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? किलोमीटर होती है। ठीक है, 2 तरीके की क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है, और एक
वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी और क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको बताने के लिए हमको केवल उसकी वैल्यू की ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। जैसे टाइम है, तो टाइम जैसे 10 सेकेंड, 10 मिनट, 10 घंटे, 10 दिन, ये सब क्या है, एक तरीके से मैग्नीट्यूड है। 10 क्या है, मैग्नीट्यूड है। हमने इसका कोई डायरेक्शन आपको नहीं बताया कि 10 सेकेंड नॉर्थ में या 10 सेकेंड ईस्ट में, ये सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती। तो ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जहाँ पर हमको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, उनको क्या कहा जाता है, स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। देखिए लिखा है हमने स्केलर, ठीक। और ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको डायरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब यहाँ पर आपको दो क्वांटिटीज़ देखिए दिखाई पड़ रही हैं, एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस जो है आप देख सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में आपको यहाँ पर कोई मतलब की ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस में आपने क्या किया, सीधे सीधे सबको जोड़ दिया, इसका मतलब डायरेक्शन का यहाँ कोई लेना देना नहीं था। जब डायरेक्शन का लेना देना होता तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते। इसका मतलब डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ले लेंगे। कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट से स्टार्ट होगी, मतलब इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होगी और किधर तक जाएगी, फाइनल पॉइंट तक जाएगी। तो ये जो आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाई पड़ रहा है, ये जो आपको डायरेक्शन दिखाई पड़ रही है, किसकी डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट याद रखिएगा हमेशा एक फिक्स्ड डायरेक्शन में होगा, ज़रूरी है कि वो एक फिक्स्ड डायरेक्शन में हो। लेकिन डिस्टेंस जो है उसमें कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अब इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी, लगा लीजिए, आसानी से निकाल लीजिएगा। हालांकि किया भी जा सकता है, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा गंदा हो गया, पहले इसको थोड़ा साफ़ कर देते हैं, तब आपको बता देते हैं कैसे इसको किया जाएगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन था इस तरीके का। अब अगर मान लीजिए आपसे यही क्वेश्चन दे दिया जाए और पूछा जाए बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो जैसे ये हमने यहाँ पर जोड़ दिया। अब देखिए क्या है, ये वाली आपको लेंथ बतानी है, एजेड आपको लेंथ बतानी है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, तो क्या करिए, सबसे पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर दीजिए। यहाँ पे ऐसे जोड़ा, यहाँ पर ऐसे जोड़ा। अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये 1 किलोमीटर है और ये पूरा कितना था, 2, तो ये भी पूरा कितना हो जाएगा, 2। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 2 किलोमीटर। ठीक है, और अगर पूछा जाए ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये भी 1 किलोमीटर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये 1 है, ये पूरा 2, तो ये 1 हो गई। ये 3 है तो ये नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको 3 किलोमीटर लिख लीजिए। ये 3 है, ये 1 है, तो टोटल कितना हो गया, 4 किलोमीटर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, सिंपल। अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये एक ट्राइंगल जो दिखाई पड़ रहा है, ये वाला, ठीक है, कैसा ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई पड़ रहा होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में एक बहुत अच्छी सी थ्योरम है जिसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर, ये हाइपोटेन्यूज है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो ये हो गया 16, ये हो गया 1, हो गया 17, अंडर रूट में आ जाएगा। तो जो हाइपोटेन्यूज आया, मतलब जो लेंथ आई एजेड की, वो क्या आ गई, अंडर रूट 17 ऑफ किलोमीटर। अब यहाँ पर भी अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो लेंथ जो है, चाहे वो डिस्टेंस के फॉर्म में हो चाहे वो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में हो, जो एसआई यूनिट होगी वो हमेशा क्या होगी, किलोमीटर होगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, उसको आप लोग करिएगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर लिख के बताइएगा। डिस्टेंस तो बहुत आसान होती है, डिस्टेंस में क्या करना होता है, सीधे सीधे आप जोड़ दीजिए, डिस्टेंस आ जाती है। कठिन कहाँ है, कठिन तब है जब आपको सर्कुलर मोशन दे दिया जाएगा। मान लीजिए एक सर्कुलर मोशन है इस तरीके का, सर्कल थोड़ा सा गंदा बनेगा, कोई बात नहीं, सर्कुलर मोशन है मान लीजिए। अब ये कहा गया बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई ए पॉइंट से, एक पूरा गोला लगाया और फिर से ए पॉइंट पे आके रुक गई, मतलब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ है। अब आपको दिया जाएगा कि भैया इस सर्कुलर मोशन का मतलब ये जो पाथ है इसका रेडियस 7 किलोमीटर या 7 मीटर जो भी दिया जाए, 7 किलोमीटर मान लीजिए दे दिया गया। अब आपसे क्या पूछा गया, बताओ भैया डिस्टेंस कितनी कवर हुई, तो यही इनिशियल पॉइंट था, यही आपका फाइनल पॉइंट भी था। ठीक, डिस्टेंस कितनी कवर हुई, बहुत आसान है। कैसे करेंगे, जहाँ से आपने स्टार्ट किया, ठीक, आपने पाथ कौन सा कवर किया, एक सर्कुलर पाथ कवर किया ना, और पूरा एक पाथ कवर किया। तो आप देख सकते हैं एक सर्कुलर पाथ जब आप कवर कर रहे हैं तो जो पाथ है वो है क्या, सरकमफ्रेंस है। और सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई r होता है। रख दीजिए 2 × 22/7 इंटू r क्या था, रेडियस 7 थी आपकी, काट दीजिए, आंसर कितना आ गया, 44 किलोमीटर आ गया, पहली चीज़।
लेकिन जब आपसे कहा जाएगा कि बताओ भैया डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे बताएंगे, बहुत आसान है। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट में आपको बताना होता है दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी डिस्टेंस बतानी है किसके किसके बीच में, बिटवीन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस क्या होगी, वही डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो जब दोनों एक ही पॉइंट पे हैं तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये बात याद रखिए, यहाँ से आपको डिफरेंसेस भी मिल जाएंगे। क्या, आपने पहला डिफरेंस तो डेफिनेशन देखी, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, ये डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस में आपने क्या देखा, स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट में क्या देखा, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा या तो ज़्यादा होगी या बराबर होगी किसके, डिस्प्लेसमेंट के, और डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो हमेशा कम होगी या बराबर होगी किसके, डिस्टेंस के। बराबर कब होगी, जब पाथ स्ट्रेट हो और इनिशियल फाइनल पॉइंट भी सेम हो दोनों पॉइंट का। तो जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए ये एक पाथ है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ठीक, अब आपसे पूछा जाए बताओ भैया ए बी के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो जैसे मान ली दी गई 1 किलोमीटर, तो यही डिस्टेंस भी हो जाएगी। मान ली कहा गया बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो वो डिस्प्लेसमेंट भी तो ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है, आपने देखा होगा गाड़ियों में एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का एक मीटर लगा होता है जिसमें स्पीड आती रहती है, जितना तेज़ करेंगे उतना राइट की तरफ शिफ्ट होता चलाता है, और नीचे आप देखेंगे कुछ ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं इसमें, पहले आते थे अब तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया है सब कुछ। ठीक, तो जो स्पीड को बताता है उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। ठीक है, जो मीटर स्पीड रिप्रेजेंट करता है या स्पीड को शो करता है उसको बोला जाता है स्पीडोमीटर। लेकिन जो डिस्टेंस शो करता है उसको स्पीडोमीटर नहीं बोलते, ना ही उसको डिस्टेंसोमीटर बोलते हैं कि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस मीटर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको बोला जाता है ओडोमीटर। ये क्वेश्चन ऐसा है जो अक्सर पूछा जाता है, तो ओडोमीटर के बारे में ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ये टॉपिक हो गया, इसके बाद देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। तो स्पीड और वेलोसिटी बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, सिंपल आपको समझना है। ये एक रेट होता है। ठीक है, किसी काम को कितनी तेज़ी से किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ठीक, जैसे कुछ लोग आपको मिलेंगे जो बहुत तेज़ी से पढ़ाते हैं, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो थोड़ा सा धीमे पढ़ाते हैं, मीडियम स्पीड में, और कुछ आपको ऐसे मिलेंगे बहुत तेज़ी से पढ़ा देंगे, कुछ समझ में नहीं आया क्या पढ़ा दिया। ठीक है, तो तीनों की अलग अलग स्पीड है पढ़ाने की। इसी तरीके से जब आप मूवमेंट करते हैं, ठीक है, या जब कोई बॉडी मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह में, तो क्या होता है, अलग अलग स्पीड से मूव करती है। जैसे मान लियो कोई पर्सन साइकिल चला रहा है, कोई पर्सन स्कूटी चला रहा है, कोई पर्सन मान लीजिए फॉर्चूनर चला रहा है, और कोई पर्सन मान लीजिए ट्रेन चला रहा है। ठीक है, और एक हवाई जहाज भी मान लीजिए चल रहा है, तो क्या सबकी स्पीड बराबर हो सकती है? आंसर है नहीं हो सकती है। ठीक है, तो स्पीड क्या होती है, कितनी तेज़ी से कोई काम हो रहा है। लेकिन अगर इसको हम लोग मतलब फिज़िक्स के टर्म्स में देखेंगे तो कहा जाता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या दूसरी डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, या डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक, स्पीड किसके साथ जुड़ी है, डिस्टेंस के साथ, लेकिन वेलोसिटी किसके साथ जुड़ी है, डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो स्पीड कवर्ड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर, तो स्पीड कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर। ऐसे भी समझ सकते हैं, एस से स्पीड और एस से स्केलर भी है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको डायरेक्शन बताना ज़रूरी था, इसी तरीके से वेलोसिटी के लिए भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बाकी आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें अब समझ लीजिए जो आपसे फैक्ट में पूछी जाती हैं। हमने आपको बताया स्पीड या वेलोसिटी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है कि जैसे मान लीजिए स्पीड हो गया, एक वेलोसिटी हो गई, सर्कुलर मोशन कोई बॉडी कर रही है, क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है, और बॉडी की जो स्पीड है, ठीक है, बॉडी स्पीड जो है बॉडी की वो कितनी है, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉडी सर्कुलर पाथ में लगातार घूम रही है।
ठीक, याद रखिएगा 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है और कंटिन्यूअस 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूम रही है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका सर्कुलर पाथ हो गया। तो इस पॉइंट पे देखेंगे बॉडी की डायरेक्शन इधर की ओर है, इस पॉइंट पे देखेंगे बॉडी की डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पे देखेंगे डायरेक्शन इधर हो गई। हर पॉइंट पे टेंजेंशियल जो टेंजेंट होता है उस पॉइंट पे वो उसकी डायरेक्शन हो जाती है। अब आप देख सकते हैं हर जगह डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। स्पीड जबकि 2 ही मीटर पर सेकेंड है लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है, लगातार चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो मोशन होगा 2 मीटर पर सेकेंड वाला है, कैसा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, इसीलिए याद करिए भी हमने आपको बताया था यूनिफॉर्म के लिए कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो ये है दैट बॉडी शुड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सर्कुलर पाथ में कभी भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर लिखा हो तो वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये है कि ऐसा सर्कुलर मोशन जहाँ पर स्पीड बॉडी की क्या रहे, सेम रहे। आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है, तो ये बात हो गई, स्पीड वेलोसिटी आपको बता ही दिया। क्वेश्चन क्या आता है, कन्वर्जन से रिलेटेड आता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे सिंपल कहा जाएगा कि 18 किलोमीटर पर आवर है और इसको कन्वर्ट करना है किस में, मीटर पर सेकेंड में, ऐसे कहा जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा देखिए तरीका है, पहले आपको इसका मेथड बता देते हैं फिर तरीका बताते हैं। जैसे 1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, इसको अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर है कि नहीं, 1 किलो में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1 आवर है यहाँ पर, यहाँ 1 सेकेंड है, तो 1 घंटे में कितने सेकेंड, 3600 सेकेंड। कट कर दीजिए, कट हो गया, ये हो गया, ये 2 से कट, ये 2 5 जा 10 और 2 18 जा, इसका मतलब 5/18 मीटर पर, ये किस में हुआ, 1 किलोमीटर पर आवर में हुआ। तो 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड हो गया। आपको कितना दिया था, 18 किलोमीटर पर आवर। अब अगर 1 में इतना है तो 18 किलोमीटर पर आवर में कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 18 × 5/18, 18 कट गया, आंसर क्या आ गया, ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको कोई भी कन्वर्जन अगर दिया हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये तो पहली बात हुई। अब देखिए यहाँ से एक और चीज़ आपको मिल सकती है, क्या, इसको आप उधर भेजिए, इसको नीचे भेजिए, तो आपको मिल जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड में 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा कि 1 मीटर पर सेकेंड में 18/5 किलोमीटर पर आवर होता है। चलिए आप अब एक क्वेश्चन बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि 20 मीटर पर सेकेंड दिया है और ये कितने किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो स्पीड में देखिए इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, इतनी ही चीज़ आप केवल याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमको टॉपिक दिया गया है एनसीईआरटी में वो है एक्सेलरेशन का। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड है, बॉडी चल रही है, तो ऐसा तो है नहीं बॉडी हमेशा बराबर की स्पीड से चलेगी या बराबर की डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल टाइम में। ठीक है, कभी वो हो सकता है धीरे चले, कभी हो सकता है वो तेज़ चले। जैसे अगर आप कभी भी गाड़ी निकालते होंगे या चलाते होंगे तो आपने देखा हो कई बार ब्रेक भी लगाना पड़ता है, कई बार तेज़ी से एक्सेलरेट भी करना पड़ता है। तो एक्सेलरेशन है क्या, जितनी तेज़ी से स्पीड का चेंज होना होता है उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन। मतलब जितनी तेज़ी से स्पीड चेंज हो रही होती है उसी को क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन बोला जाता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या बोला हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब भी ये रेट शब्द दिखाई पड़े, ठीक है, रेट, रेट का मतलब समझ जाइए कि अपॉन टाइम होता है। ठीक, किस चीज़ का रेट था, चेंज इन वेलोसिटी का। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, तो ये क्या है, एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन गया, v - u/t बन गया। तो इसीलिए आप इक्वेशन पहली देखेंगे वो यही कहती है कि एक्सेलरेशन बराबर v - u/t। बस ये याद रखिए, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, t क्या है, टाइम है। अब यहाँ पर भी आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि क्या होता है कभी कभी न्यूमेरिकल भी दे दिया जाता है। तो वेलोसिटी अगर आप किलोमीटर पर आवर में रख रहे हैं, ठीक है, चाहे वेलोसिटी इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, दोनों हमेशा सेम यूनिट में रखिएगा, अलग अलग यूनिट में मत रखिएगा। तो टाइम किस में रखेंगे, यहाँ देख लीजिए आर में है ना, तो टाइम को आर में रखेंगे।
अगर मान लीजिए वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दी होती तब टाइम किस में रखते, सेकंड में रखते। अगर मीटर पर सेकंड में ना दिया होता तो पहले उसको हम लोग कन्वर्ट करते, टाइम सेकंड में ना दिया होता तो पहले उसको कन्वर्ट करते। तो ये सारी बातें आपको फ़िलहाल याद रखनी है। एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा, v-u/t। यहाँ पर एक बात और आती है, वेलोसिटी की जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड, ठीक। चाहे वो इनिशियल वेलोसिटी हो चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, यूनिट हमेशा मीटर पर सेकेंड ही होगी। लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, ये मीटर पर सेकेंड था, नीचे एक और सेकेंड आ गया तो सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे कभी कभी सिंपल पूछा जाएगा कि एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, और ऑप्शन दिया होगा मीटर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या मीटर डैश सेकेंड लिखा होगा, या मीटर डैश सेकेंड स्क्वायर लिखा होगा, ठीक है। तो अगर ऐसे लिखा हो मीटर डैश सेकेंड स्क्वायर तो ये एक्सेलरेशन की यूनिट नहीं है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम स्क्वायर उसमें, ठीक है। डैश का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन और ये है अपॉन, ठीक है। तो ये सारी बातें छोटी छोटी सी होती हैं जो आपको याद होनी चाहिए। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, तो ये फिर से कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी आपने इसमें देखा, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, वेलोसिटी भी वेक्टर, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद अगला टॉपिक है ग्राफ ऑफ मोशन। अब यहाँ पे हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ बता देंगे, उतने ही ग्राफ अगर आपको पता है तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ मोशन में मेनली आपको दो टाइप के ग्राफ दिए हैं, पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ये क्या होते हैं इनको देख लीजिए। देखिए बहुत आसान है, भी कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। और बाकी एमसीक्यूज़ ज़रूर हम लोग के देख लीजिएगा, एमसीक्यूज़ में सारी बातें हम लोग ने और डीपली करी हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब होते हैं तो उससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ग्राफ में सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करेंगे। तो देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में याद रखिएगा, ये आपका डिस्टेंस हो गया जो कौन से एक्सिस पे होता है, वाई एक्सिस पे। ये आपका टाइम हो गया जो कौन से एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस में। अब दो बात पहले तो और याद रखिए इसमें, एक होता है स्लोप और एक होता है एरिया, ठीक। एरिया का मतलब क्या है, जो यहाँ पे दोनों चीज़ें दी हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्लोप का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर दो चीज़ें दी हैं डिवाइड कर दीजिए। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब ये हो जाएगा डिवाइड। अब आपको पता है डिवाइड करेंगे तो ये डिस्टेंस है, टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या देगा, स्पीड देगा, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला याद रखिएगा, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। एरिया क्या देगा, डिस्टेंस इनटू टाइम। कभी आपने कुछ पढ़ा कि फॉर्मूला डिस्टेंस इनटू टाइम कुछ होता है, तो नहीं होता है, तो ये हमको कुछ नहीं देगा, तो एरिया निकालने की ज़रूरत इसमें नहीं है, ठीक है। तो स्लोप याद रखिएगा, स्पीड देता है किसका स्लोप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो स्लोप क्या देता, वेलोसिटी देता, ठीक। अब देखिए अगर मान लीजिए कहा जाए कि एक ग्राफ है, ठीक है, मान लीजिए कहा जाता है ग्राफ है विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या कहा गया, ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ये कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इसका मतलब क्या है, हर पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 मीटर लिखा है तो यहाँ पर भी 2 मीटर, यहाँ पर भी 2 मीटर, यहाँ पर भी 2 मीटर, यहाँ पर भी 2 मीटर। इसका मतलब बॉडी क्या है, हर पॉइंट पे 2 मीटर चल नहीं रही है, इसका मतलब हर पॉइंट पे वो 2 मीटर पे ही रुकी हुई है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर होगा तो ये 0 सेकेंड होगा, ये 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है। इसका मतलब ये है कि 0 सेकेंड पे भी बॉडी 2 मीटर पे थी, 1 सेकेंड में बॉडी भी 2 मीटर पे है, 3 सेकेंड में बॉडी 2 मीटर पे, मतलब वो 2 मीटर से आगे बढ़ ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी किस पे है, रुकी हुई है, रेस्ट पे है। तो अगर आपसे कहा जाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, और ग्राफ जो है दैट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो आप क्या कहेंगे, कैसा ग्राफ है, बॉडी इज एट रेस्ट का ग्राफ है वो, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए ग्राफ को थोड़ा सा टिल्ट कर दें, ये ग्राफ है, तब क्या है, ये क्या है, स्लोप, हमने स्लोप बना दिया ना। स्लोप का मतलब क्या है, स्पीड। और स्लोप अगर आप देखेंगे तो क्या करिए, ऐसे ऐसे करके कुछ डॉट्स बना दीजिए, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ है, वही एंगल यहाँ है, वही एंगल यहाँ है। इसका मतलब क्या हो गया, हर जगह पे स्लोप बराबर है, और स्लोप है क्या, स्पीड। इसका मतलब पूरे ग्राफ में स्पीड क्या है, बराबर है, तो इसको क्या कहा जाएगा, यूनिफॉर्म
स्पीड का ग्राफ कहा जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कौन सा ग्राफ है ये, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अभी हम लोग वेलोसिटी टाइम में देखेंगे ये सारे ग्राफ बदल कैसे जाते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए ग्राफ कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का या इस तरीके का, इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पर अगर स्लोप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि स्लोप अलग अलग आ रहा है। यहाँ देखिए एंगल ज़्यादा है, यहाँ एंगल कम हुआ, यहाँ एंगल और कम हो गया। ठीक, तो मतलब ज़्यादा था फिर कम हुआ फिर और कम हुआ, इसका मतलब स्पीड लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये यहाँ पर आप कहेंगे स्पीड इज़ डिक्रीजिंग, और स्पीड डिक्रीज़ होगी तो इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कहा जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देख लीजिए, ऐसे ऐसे आप एंगल बना लीजिएगा। ये पहला एंगल हुआ, दूसरा एंगल हुआ, तीसरा एंगल हुआ। आप देख पा रहे होंगे एंगल धीरे धीरे बढ़ रहा है, और एंगल मतलब स्लोप है क्या, स्पीड है। तो स्पीड लगातार इस ग्राफ में क्या हो रही है, बढ़ रही है। और स्पीड बढ़ने का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग स्पीड। तो ये इंक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ है, या इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी ग्राफ कह सकते हैं। ये 3 ग्राफ 4 ग्राफ जो बताए हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये कम से कम आपको पता होने चाहिए। अब हम लोग ग्राफ को बदलेंगे, दूसरा ग्राफ देखेंगे जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए कैसे पता चलेगा, कैसे करेंगे आप। बहुत आसान ये भी है, कोई बहुत कठिन नहीं है। बस क्या करना होगा, देखिए फिर वही सेम चीज़, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे आपको क्या लेना होगा, वेलोसिटी। ठीक है, बट याद रखिए टाइम जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है बस। ये आप क्या हो गया, टाइम। ठीक, वही सेम चीज़ आई, कहा गया पहला जो ग्राफ था इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक, स्ट्रेट लाइन है लेकिन कैसे है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये मान के चलते हैं 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक, अब इसमें और क्या चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे दिया गया बॉडी की वेलोसिटी थी 2 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे कितनी होगी, 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे कितनी होगी, 2 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ कितनी होगी, 2 किलोमीटर पर आवर। अब आप देख सकते हैं हर पॉइंट पे 0 जब स्टार्ट करा उसने काउंटिंग करना, यह कह सकते हैं जब उसने अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करा तो क्या देखा, गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही थी, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। एक घंटे बाद मान लीजिए टाइम दिया था आवर में, 1 घंटे बाद फिर से उसने देखा तो गाड़ी फिर भी वही उसी स्पीड से चल रही थी। 2 घंटे बाद देखा फिर भी उसी स्पीड से चल रही थी। 3 घंटे बाद देखा फिर भी उसी स्पीड से चल रही थी। तो आपने क्या देखा कि जो व्हीकल है उसने अपनी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं किया, कांस्टेंट स्पीड से चलता रहा। तो इसलिए पिछले में हमने देखा था जब स्ट्रेट लाइन बन रही थी तो बॉडी रेस्ट पे थी, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अब बॉडी रेस्ट पे नहीं है, बॉडी लगातार चल रही है, लेकिन कैसे चल रही है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और हमने आपको बताया था जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। इसका मतलब बॉडी स्ट्रेट लाइन में भी होगी और स्पीड भी लगातार सेम होगी। पहला ग्राफ। इसके बाद आते हैं अगला ग्राफ देख लेते हैं। अगला ग्राफ देखिएगा, अगला ग्राफ कुछ ऐसा आपको दिया रहेगा। ये स्ट्रेट बिल्कुल बना है, थोड़ा डार्क कर दें अब समझ में आ जाएगा। स्ट्रेट है बिल्कुल, थोड़ा बहुत लाइन टेढ़ी हो जाए मत मानिएगा उसको। ठीक है, अब क्या है, आपको बताया था स्लोप बना दिया ना हमने। स्लोप का मतलब क्या होता है, y अपॉन एक्स। वाई पे क्या है, वेलोसिटी। ठीक, x पे क्या है, टाइम। चाहे वेलोसिटी लिखिए या चेंज इन वेलोसिटी लिखिए, क्योंकि जब आप यहाँ से यहाँ तक चलेंगे वेलोसिटी लगातार चेंज होगी। ठीक, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब जो इसमें स्लोप होगा वो आपको क्या देगा, अब वेलोसिटी या स्पीड नहीं देगा, अब एक्सेलरेशन देगा। ठीक, क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा ना। कैसे किया जाए, बहुत आसान। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, तीनों जगह जो एंगल बन रहा है वो बराबर का है। बराबर का इसका मतलब क्या चीज़ बराबर है, जो एक्सेलरेशन है वो तीनों में क्या है, इक्वल है। तो इसीलिए ये जो ग्राफ बनाया हमने इसको क्या कहा जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है ये। वही सेम तरीका,
एक बार ग्राफ ऐसे बना दीजिए, एक बार ग्राफ ऐसे बना दीजिए। दोनों ग्राफ अलग अलग हैं। दोनों ग्राफ में आपको एक कॉमन चीज़ दिखाई पड़ेगी कि जो एक्सेलरेशन है वो लगातार चेंज हो रहा है। तो क्या कहा जाएगा, ये जो दोनों ग्राफ हमने बनाए ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ग्राफ हैं। अब ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं रह गई। अब आप ये तो समझ ही जाएंगे कि कौन सा एक्सेलरेशन, किस में एक्सेलरेशन बढ़ रहा है लगातार और किस में एक्सेलरेशन कम हो रहा है लगातार। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता चल जाएगी। अब इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा, इतने से आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो हमको दिया है इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो हम आपको यहाँ पर डिराइव करके नहीं बताएंगे, क्योंकि डेरिवेशन हम लोग 2 या 3 वीडियो बना चुके हैं डेरिवेशन की, उसको आप देख के समझ सकते हो, उसको डिस्क्रिप्शन पे लगा दिया जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, तीनों का बाकायदा प्रॉपर डेरिवेशन है। जो लोग स्कूल के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनसे पूछा आता है, कॉम्पिटिटिव वालों से डेरिवेशन कभी नहीं पूछा जाएगा। पहला इक्वेशन कहता है v बराबर u प्लस AT। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम। अब वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में रख रहे हैं तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रखेंगे, टाइम सेकंड में रखेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब बात आती है s क्या है, s है डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस कवर हो रहा है, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है बॉडी के द्वारा, वो s है आपका। ठीक, बाकी चीज़ें वही हैं सेम जैसे बताई थी ऊपर। तीसरी इक्वेशन कहती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, s मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन अगर दिया होगा तो आप ये इक्वेशन लगाएंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। आखिरी टॉपिक में दिया गया हम लोग को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो अभी हम लोग ने पहले आपको बता दिया था कि बॉडी कैसे पाथ में मूव करेगी। सर्कुलर पाथ में तो मूव करेगी, लेकिन उस सर्कुलर पाथ के साथ साथ आपको याद रखना है कि बॉडी की स्पीड क्या रहेगी पूरे पाथ के दौरान, सेम रहेगी। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, यहाँ पर कुछ बातें याद रखिएगा कि जो एंगल होता है, जैसे मान लीजिए बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई A पॉइंट से और B पॉइंट तक गई। ठीक है, तो जो एंगल बना दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितना एंगल कवर हुआ उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को यूनिट अगर देखा जाए, थीटा इसको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, यूनिट होती है रेडियन, क्योंकि आपको पता होगा एंगल को नापते हैं रेडियन में। ठीक, इसके बाद जितनी तेज़ी, मान लीजिए इसमें टाइम लगा 1 सेकेंड, तो कुछ ना कुछ स्पीड से मूव किया ना, कितनी तेज़ी से एंगल चेंज हो रहा है, द रेट एट विच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंजेस, दैट रेट इज़ कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो जितनी तेज़ी से A से B तक हम लोग पहुँचे, उसको, उस तेज़ी को क्या कहा जाएगा, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। एंगुलर स्पीड के ज़्यादा बेटर रहेगा। उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या है, बराबर तो है नहीं, स्पीड कभी कम हो रही होगी, कभी ज़्यादा हो रही होगी। तो जब स्पीड कम और ज़्यादा होती है तो वहाँ पर एक नया टर्म आता है एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर क्योंकि एंगल में चेंज हो रहा है, एंगल की स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, जितनी तेज़ी से एंगल कवर हो रहा था उसकी स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो नया टर्म आएगा उसको कहा जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा से, यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर था जो हम लोग ने डिस्कस किया। इसके अलावा MCQs हैं जो हम लोग की प्लेलिस्ट में लगे हैं, और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं जिसमें आप लोग को प्रॉब्लम होती है या हमारे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं कि सर एक्सप्लेनेशन भी कर देते तो बहुत अच्छा होता है। इसीलिए हम लोग ने अब सोचा है कि हर एक चैप्टर जो भी NCERT का है साइंस का, उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर कर दिया जाएगा, जिससे बच्चों को दिक्कत ना हो। तो अभी के लिए फ़िलहाल नहीं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।